हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। ठीक है, और उसके लिए हमें कुछ लाइट देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे, अपने अंदर लेंगे और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपको एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में देनी पड़ेगी वो हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम बात करेंगे, और कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पेज में खोला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटॉन्स के बारे में। राइट, फोटॉन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो फोटॉन होता है बेसिकली इट इज नथिंग बट द पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जो आपको विच एनेबल अस द सेंसेशन ऑफ विजन। हम देख इसलिए ही पाते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आपकी लाइट में या सोर्स लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है, उसमें से कुछ पैकेट्स निकल निकल के आपकी आंखों में जा रहे हैं। ठीक है, रेटिना पे जाके एक पैकेट आपके फूट जाएंगे तो आपको दिख रहा है, हाँ लाइट वाइट आ रही है आपके, है ना, रेटिना में दिख रहा है आपको। अंधेरे में चीज़ नहीं होती है तो आपको अंधेरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब हम बात करें इसके बारे में कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमें डील करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में हम डील अगर करेंगे तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, आपका जीरो होता है, आप उसका मास नहीं नाप सकते। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा होता है वैसा फोटोन कंजर्वेशन होगा, तो आप कहीं पर भी फोटोन कंजर्व करने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। अब यहाँ पे दो तीन साइंटिस्ट आएंगे जो हम जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनकी इक्वेशंस देखेंगे, और इक्वेशन देख के हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलता है ये हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं आपके मैक्सवेल। ठीक है, उनने अपनी इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, स्क्रीन पे लिखी हुई है जो। राइट, अब ये इक्वेशन की खास बात क्या थी कि आपने जो भी एनर्जी अभी तक काइनेटिक पोटेंशियल देखी उसमें मास जरूर इन्वॉल्व होता था। अब मास इन्वॉल्व होने की वजह से आप बहुत सारे, अब जैसे यहाँ फोटोन है, फोटोन का तो मास होता ही नहीं है, तो उसका कैसे आप एनर्जी निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते ना, प्रॉब्लम में फंस गए। तो मैक्सवेल ने एक बहुत बढ़िया काम किया था उस टाइम कि उनने जो एनर्जी को है उसे फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया है, वेवलेंथ से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी लाइट की एनर्जी निकालनी है तो आप उसका वेट नापने नहीं चले जाएंगे, आप क्या करिए, उसकी फ्रीक्वेंसी पता करिए और एक कांस्टेंट है एच, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब एनर्जी इज कंपेयर्ड विद फ्रीक्वेंसी, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात थी इस इक्वेशन की, है ना। अब यहाँ पे जो एच है उसको नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। और आप फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा, तो बात वही होगी, लैम्डा पता हो और आपको या तो आपको फ्रीक्वेंसी पता हो, इन दोनों केस में आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सी आपको 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड पता है, स्पीड ऑफ लाइट। राइट, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी मैक्सवेल प्लैंक की। ठीक है, इसकी इक्वेशन के बारे में हमने बात करी। अब हम सेकंड जो बात करेंगे, ठीक है, वो सेकंड बात करते हैं हम दूसरी इक्वेशन जिसे बोलते हैं आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टाइन ने भी अपनी इक्वेशन दी हुई थी। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी थी आपको याद होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी सबको याद है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की भी क्या खास बात थी, क्यों थी, हालांकि ये इक्वेशन आइंस्टाइन नहीं दी थी, उनके एक स्टूडेंट उनके अंदर पीएचडी वगैरह कर रहे थे, तो उनने जो एनर्जी की इक्वेशन दी थी दैट वाज समथिंग E इज इक्वल टू 3/8 एम सी स्क्वायर। अब उन्हें 3/8 का जो भी दिया था, फिर बाद में आइंस्टाइन ने उसको करेक्ट किया कि क्या गलती थी। ठीक है, फिर उसको अपने नाम से उनने प्रमोट किया कि भैया ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसने क्या बोला, एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो और सी स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, सी इज अगेन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब एम आपका यहाँ पे मास हो जाएगा, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। तो उनने ये बोला है कि आप जो भी मास लें या जो भी एनर्जी लें वो कन्वर्ट होती जा रही हैं एक दूसरे में, है ना। तो ये उनकी इक्वेशन कहती थी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी होती है। आइए अगर मैं, जो प्लैंक ने बोला था, क्या बोला था, एच न्यू, अगर मैं उसको एम सी स्क्वायर से इक्वेट करता हूँ, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सी से एक सी गया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एच बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम इंटू सी आ रहा है। ये क्या, मास इंटू वेलोसिटी, इसको हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, है ना, तो स्पीड ही तो है। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम भी आपने निकाल लिया एच बाय लैम्डा। ये भी बहुत, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, तुमसे अगर सबसे पहले जब तुम 11th में थे तुमसे पूछा गया था व्हाट इज मोमेंटम, तुम चिल्ला के बोलते थे मास इंटू वेलोसिटी। फोटोन का मास होता है क्या, नहीं होता, फिर
अब उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। तो h बाय लैम्डा आपका क्या आ गया, फोटोन का मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है उसके मास को जानने के लिए, है ना, मास हो नहीं हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, h बाय लैम्डा ख़त्म, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम हो गया, और एनर्जी आपको पता ही है एच सी बाय लैम्डा। तो दो फॉर्मूले हमें याद रखने इस चैप्टर में, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी आपकी एच सी बाय लैम्डा हो गई। अब ध्यान समझिए, जो एनर्जी होगी वो जूल वूल में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक नई एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो क्यू डेल्टा वी को आप एनर्जी बोलते थे, राइट। तो क्यू आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, वोल्ट आपका वोल्ट डेल्टा वी हो गया, तो देखो एनर्जी की इक्वेशन आ गई, ईवी से भी डिनोट करते हैं। तो अगर आप देखें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिलेशन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो ये आपके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, राइट। अभी क्योंकि दिक्कत क्या है ना, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फोटोन है, वो जूल वूल में एनर्जी तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जूल यहाँ पे टोटली आपको हटाना पड़ेगा। आपको जो भी बात करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में ही बात करनी है, मतलब आपको ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो भी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, वो उसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही रहेगी, ठीक है। अब हम जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये होता है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। आपको h का वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c का वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। जब भी आप लैम्डा डालेंगे यहाँ पे मीटर्स में डालना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बट मैं अवॉइड करूंगा इस चीज़ के लिए कि आप इसको यूज़ ना करके डायरेक्टली आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो e का वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आपकी मर्जी कि भाई मुझे मीटर में नहीं डालना, मुझे तो डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में डालना है, तो डायरेक्टली आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि आपने 12400 जब आप लेंगे इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो जो ऊपर की इक्वेशन है, और उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 12400, ठीक है। ये इसमें देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिलेगी, और जो आपका लैम्डा रहेगा वो आप डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में डाल सकते हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन माने, आपको क्वेश्चन में जो लैम्डा दिया जाएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही दिया जाएगा, ठीक है। और आपको पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाएगा, तो आप इसके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों भाई मीटर में पहले कन्वर्ट करो फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करो। तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला पकड़ लीजिए। कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि वो लैम्डा आपको नैनोमीटर में दे दे, तो बस एक जीरो ऊपर से कम कर लेना, ये आपको डेटा मिल जाएगा। बट आप मानिए 99% केस में आपको यही फॉर्मूला यूज करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई है। नाउ अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फाइंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, whose wavelength is इजी सा क्वेश्चन है, 124 नैनोमीटर, ठीक है। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी कितनी होती है, 1240 लेंगे इस बार क्योंकि नैनोमीटर में दिया हुआ है, डिवाइड बाय 124। आप देख सकते हैं एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल मत कर देना, यहाँ पे गलती हो जाएगी, है ना, हम जल्दी से थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आके इसको जूल कर देंगे, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि ये टर्म्स आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब यार इस एक्सपेरिमेंट ने ही चीज़ों को बदल दिया था, और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही एक नई चीज़ सामने आई थी जिनमें आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। अब वो क्या थी ज़रा ध्यान से समझना। पहले इसका एक सेटअप मैं आपके लिए बनाता हूँ। वो सेटअप क्या था, एक ट्यूब थी ऐसी, एक ऐसी ट्यूब समझ लीजिए, ऐसी एक ट्यूब थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक एनोड था और यहाँ पे आपका कैथोड था, राइट। और यहाँ पे वो एक फिल्टर लगा दिया था क्वार्ट्ज नाम का, यहाँ पे एक सोर्स रहता है जिससे आप लाइट छोड़ोगे। अब ध्यान समझना,
मैंने क्या किया, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ से मैंने बैटरी लगाई है, राइट, और एक रियोस्टैट लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और भी काफ़ी अरेंजमेंट करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे एक म्यू एम मीटर लगा दिया, माइक्रो एम मीटर, क्योंकि करंट की वैल्यू काफ़ी कम रहने वाली है, ठीक है। तो ये बैटरी लगा दी मैंने। तो उसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कैथोड रहेगा आपका नेगेटिवली चार्ज है और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब सबसे पहले ये सोचिए कि क्या बैटरी में से करंट निकलेगा। ये सोचना ज़रूरी है कि बैटरी करंट छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ जो करंट लेके आने वाले हैं, जो करंट यहाँ पे आएगी वो बैटरी की वजह से नहीं होगी। पहले ये कंफर्म होना चाहिए, तभी तो आप कुछ नई चीज़ पाई है आपने। नहीं तो बैटरी ने करंट दी है तो सभी को पता है, तो उसमें नया चीज़ क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लाइट को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो पहले ये कंफर्म करिए कि जो बैटरी मैंने लगाई है क्या इसकी वजह से इसमें कोई सर्किट में करंट फ्लो करेगी। जवाब है नहीं। उसका रीज़न समझो, ये एनोड और कैथोड के बीच में स्पेस है, दिख रहा है ये जो स्पेस है एनोड और कैथोड के बीच में, ये वाला स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेस, ये स्पेस खाली है। और आपको पता है करंट फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट नहीं है यहाँ पे, तो अगर क्लोज सर्किट यहाँ पे नहीं है तो फिर करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगी इस बैटरी की वजह से। तो एक बात तय हो गई कि अगर यहाँ पे कोई भी करंट आई तो वो बैटरी की वजह से तो नहीं होगी, वो किसकी वजह से होगी, ये लाइट की वजह से होगी। इसलिए छोटा सा एमीटर लगाया कि बहुत कम करंट होगी तो डिटेक्ट हो जाए, बड़ा एमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या, अब इस सोर्स से आपने क्या किया, एक लाइट ऐसी अंदर गई, कैथोड पे स्ट्राइक करी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एनर्जी लेंगे और इस तरफ भागेंगे। यही पूरी कहानी है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन भागने चालू हो गए और ऐसे ही वो स्ट्राइक करेंगे इस पे, किस पे, एनोड पे। एनोड पे स्ट्राइक करेंगे, फिर देखेंगे आप तो करंट फिर यहाँ से आपकी ऐसे फ्लो होनी चालू हो जाएगी। और करंट आपकी फ्लो होनी चालू हो गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कुछ तो करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करती है। तो आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो बस बताने के लिए कि करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो करेगी अपोजिट इसके, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करती, राइट। तो ये मैंने ऐसा बना दिया आपके लिए। तो ये ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये, या तो फिर मैं काम करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ही बता देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे मूव करने हो गए और जो आपकी करंट है वो ऐसे मूव करेगी। ये ब्लू डायरेक्शन से बना देता हूँ, करंट ऐसे फ्लो करनी चालू करेगी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब करंट मूव कर रही है, यहां पे आपको डिफ्लेक्शन मिल गया, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। तो ये बात तो तय है कि भाई करंट आ गई है, और वो करंट किसकी वजह से आई है, लाइट एनर्जी। तो यहां पे एक्चुअली लाइट एनर्जी जो है आपकी, लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सवाल ये, बैटरी लगाने की क्या जरूरत थी। अगर आपको करंट चाहिए ही किसी और सोर्स से तो बैटरी लगाने की जरूरत, बैटरी हटा देते। नहीं, बैटरी का भी यूज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कब आएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जानने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि जो आपका कैथोड है, पहली बात, कैथोड अभी क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हमेशा नेगेटिव रहेगा ये जरूरी नहीं है। एनोड अभी आपका पॉजिटिव चार्ज है। एनोड को पॉजिटिव इसलिए बनाया गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। रीजन क्या है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। तो ये एक चीज है। और दूसरी, चलो बता देता हूं अगर बैटरी के बारे में, कि मान लो अगर बैटरी नहीं होती, देखो आप जो एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, उसकी वो एनर्जी में हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूरा चला जाए, हो सकता है पूरा ना जा पाए, मतलब पूरा एनोड तक नहीं पहुंच पाए। तो बैटरी क्या करती है, उसको खींचने की हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉन को, मतलब थोड़ा सा हेल्प कर देगी, ठीक है। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम, ठीक है। अब आइए आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अपने टॉपिक्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो लाइट जो है, लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड। यही बात हुई है अभी हमारी, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाते हैं एंड हिट द एनोड, and gives energy. This proved electron have particle nature. ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि आपने इसको पार्टिकल बोल दिया। अरे भाई, अगर कोई भी चीज हिट करके एनर्जी देने में सक्षम है तो वो पार्टिकल ही होगी,
ठीक है, कभी देखा है कोई लाइट आके आपको धक्का दे के आपको एनर्जी दे दे? नहीं, कोई आदमी धक्का दे सकता है ना आपको, तभी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, है ना। तो ये नेचर जो शो करता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ये आइंस्टाइन ने सबसे पहली बार बताया था, ठीक है। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत का मतलब आप ये समझिए कि हर मेटल का एक नेचर होता है कि भाई इतने में इलेक्ट्रॉन को रवाना कर दूंगा मैं, इतना दोगे तो मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तुम अगर सोचो कि मेटल प्लेट पे टॉर्च जला के तुम बोलो इलेक्ट्रॉन आ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी साहब। अगर आप नहीं दे सकते तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो करंट नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कभी, अब आनाकानी सबकी होती है, अब इलेक्ट्रॉन बोले कि नहीं मैं सरफेस तक ही आऊँगा, बाकी का तुम देखो, तो इन दैट केस हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं, जो कि बैटरी है जैसे, हर इलेक्ट्रॉन मान लो 20 तक कहीं पर यहीं तक ही पहुंच पाए, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, भाई चलो बाकी हम तुम्हें हाथ दे के अपनी तरफ खींच लेते हैं, और करंट तो फ्लो कराएं कम से कम, है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी हम जो बात करने वाले हो, 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले, 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। पहले आप इंटेंसिटी का देखेंगे क्या हो गया। दूसरा आप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो भी किसका, इंसिडेंट का, ठीक है। और तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये 3 चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनमें से कोई भी एक चीज को पढ़ेंगे तो बाकी की 2 चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करूंगा, दैट इज अंडरस्टूड कि पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या होगा कि आपने क्या, मैंने बोला है बाकी की 2 चीज कांस्टेंट रहेंगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी आपने क्या रखी है यहाँ पे, कांस्टेंट रखी हुई है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हम बात कर चुके हैं, तभी कर पाओगे ना। सब चीजों को वेरिएबल करा दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा। तो इसमें ये देखा गया, जो करंट आई, करंट कौन सी, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये कहां से आ रही है, लाइट से आ रही है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। और अगर मैं इंटेंसिटी कैपिटल आई, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है, और ये आपकी करंट है, वो भी कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये काफी छोटी रहेगी, तो यूजुअली इसका जो ग्राफ दिया जाता है वो मिली एम्पियर में दिया जाता है। तो ये देखा गया जितनी ज्यादा इंटेंसिटी दोगे उतनी ज्यादा करंट आ रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिली आपको ऐसे, जैसे वो अपना उसमें नहीं ओम्स लॉ में मिलता था, हुक्स लॉ में मिलता था, स्ट्रेट लाइन मिली इनको। इनको ये पता चला कि आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी दोगे उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगी। अब इसको चीज को समझो, इंटेंसिटी ज्यादा देने का मतलब क्या है। आप ऐसा समझो कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन आपसे बोले कि साहब एक पैकेट ऑफ फोटोन में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, उनकी गुड जम गई है भाई कि उनकी पूरी सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपना समझौता करा, उन्होंने बोला 1 फोटोन पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है भाई। अब तुम 4 फोटोन दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 4 निकलेंगे। मतलब जब तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते जा रहे हो तो एक्चुअली में तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ज्यादा करंट निकलेगी। तो यहां पे यही चीज एक्सप्लेन होती है कि इंटेंसिटी में क्या हो रहा है कि आप बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने में भी कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हो जाएंगी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इंटेंसिटी को समझो कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फेंकते जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा बाहर मिलने चालू हो जाएंगे, करंट बढ़ जाएगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये तो चलो, ये तो बहुत नॉर्मल सा ग्राफ था, इसमें कोई इतना लोगों को परेशानी नहीं हुई समझने में कि चलो यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, आ गया। दूसरे जो 2 ग्राफ थे ना उसमें हालत खराब होगी, लोगों किसी ने ऐसा देखा ही नहीं था। और वो क्या था, तो दूसरा जो था आपका इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं आपको लिए थोड़ा ग्राफ बना देता हूं, उस ग्राफ को फिर हम समझते हैं ग्राफ आया कैसे। इसको आप ले लीजिए एनोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका वी नॉट है, इसको क्या बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये आपकी करंट है आई, ये इंटेंसिटी I2 है, इंटेंसिटी I1,
और आपने बोला है यहाँ पे इज I2 यहाँ पे I1 से बड़ा, ये ग्राफ बना के दिया मैंने। तो पहले समझिए ये होता क्या है। ये बहुत अजीब ग्राफ है, तुम नोटिस करो कि जीरो पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ तो करंट मिल रही है आपको। भाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं तुमने और करंट मिल रही है, ऐसा कैसे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही रोम्स लॉ ने कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। V इज इक्वल्स टू आई आर, जितनी ज़्यादा बैटरी उतना ज़्यादा करंट। यहाँ पे तो यार जीरो पोटेंशियल पे आपको करंट मिल ही जा रही है, ठीक है चलो मान लिया। फिर स्ट्रेट लाइन भी नहीं मिल रही, कुछ सैचुरेशन आ रहा है कि हाँ वो आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो करंट आपकी कांस्टेंट है। तो देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंटेंसिटी हालांकि कांस्टेंट ही रखी है। जैसे इस वाली लाइन के लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसके लिए भी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, I1 I2 ली हुई है, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट है ना। लेकिन जीरो पोटेंशियल पे करंट मिल रही है और जीरो से कम मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे आपको करंट जीरो मिल रही है। इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम क्या दिया गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नाम होता है। अब ये क्यों नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी देखेंगे, और ये करंट की वैल्यू क्यों आई कुछ ना कुछ, वो भी ऐसा क्यों हुआ। तो आइए हम उस डायग्राम पे वापस जाएं। तो आप ये सोचिए, देखिए आपने क्या दिया, फोटोन दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के देखिए निकल रहे हैं। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपने यहां पे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां पे अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। आप मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपने गायब कर दिया, जीरो कर दिया जो मैंने बताया, तो वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जो केपेबल होंगे, जिनके पास उतनी एनर्जी होगी, वो इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि वो पहुंच जाएं। जो केपेबल नहीं होंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे कोई भी केपेबल नहीं होगा, सभी रुक जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए वो थोड़ी बहुत करंट जो आपको मिली थी यहाँ पे, वो मिली थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही जाएंगे अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली। लेकिन आप फिर ऐसा सोचो कि अगर आप अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो जीरो की बात हो गई। तुम अगर मान लो तुमने बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, अब क्या? अब इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज को रिपेल करेंगे, या ये जो प्लेट रहेगी जो खुद अब पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो चुकी है, वो अब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे रुकना चालू करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन रुक के यूं घूम जाएंगे, क्योंकि अब उसको ये वाली प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसे टाइम पे आपने पोलैरिटी चेंज करी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं, इसलिए इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन आपके रुक गए हैं इसलिए इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि जीरो से कम है, मतलब आपने पोलैरिटी चेंज कर ली तो इसको बोला गया कि ये जीरो से कम है, क्योंकि पहले जीरो पोटेंशियल था, अब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी तो नेगेटिव हो गया। तो यहां पे आपको करंट क्या मिल जाएगी? जीरो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अभी भी ये बात ट्रू है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको देखो करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकता है आपको कि वो एक ऊपर जाके सैचुरेट हो रही है, एक नीचे आके सैचुरेट हो रही है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो आप अगर इफेक्ट देखेंगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में ही रहेगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो रहती E इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज वॉट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपने बोला कि मैक्सिमम क्यों? अरे भाई तुमने अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी सब तो रुक ही जाएंगे ना। तो इसलिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये चीज है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपने पोलैरिटी चेंज की है, और आप अगर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक देते हो तो डेफिनेटली बाकी के भी रुक जाएंगे। तो हर सबके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को रोक दिया तो बाकी सब भी आपके रुक जाएंगे, है ना। तीसरा एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ कि इसमें हमें दो तीन ग्राफ देखने हैं, ठीक है। इसमें हमने बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रखी हुई हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ था हमारा वी नॉट, मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, है ना। तो वो कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, मतलब ये मान ले तो ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, दो मेटल लिए ऐसी अपने आर्बिट्री, उसके ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो आप देख सकते हो जीरो पे तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये देखो, ये वैल्यू यहां तक तो कुछ हुआ ही नहीं, और बी के केस में यहां तक कुछ नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर मैं ओ ए बी नाम दे दूं, तो ओ ए क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, मेटल ए है ना। और ओ बी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। इसका मतलब मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए। भैया अगर तुम पार्टी वार्टी करने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, तुम पापा से बोलते हो ना कि 4 लोगों को ले जा रहा हूँ, इतना पैसा तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। दैट इज योर थ्रेशोल्ड। उससे कम में कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा ही चलेगा। ठीक है, मूवी अगर खुद भी अकेले चले जाओगे तो आपको कम से कम टिकट तो कम से कम लेना ही पड़ेगा ना। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ही देखो आपको यहां पे बाहर मिला, इलेक्ट्रॉन बाहर आते नजर आएंगे आपको, इससे पहले नहीं नजर आएंगे आपको। कितनी भी एनर्जी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये आपने वेव्स में देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो देखो अब समझो, इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली करंट भी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ, और करंट भी बढ़ जाएगी। ये सब रिलेशन है। ठीक है, और अभी यहाँ पे अगर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व देखता हूँ जो हमारा यहाँ पे है, क्योंकि 2-3 ग्राफ ही आपकी बुक में अगर आप देखोगे जो काम के हैं, तो इसमें भी जो ग्राफ तो वैसा ही रहने वाला है, इस टाइप का ही। ठीक है, ये ऐसा जाके सेम लेवल पे सैचुरेट हो जाएगा। देखो ये लेवल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी एक टाइम पे, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, राइट। ये आपका माइनस, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो। मतलब अलग अलग मेटल के लिए अगर आप देखेंगे अलग अलग पोटेंशियल। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं रहेगा जैसे पिछले केस में था। इसमें आपने क्या किया था? पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कराया था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा फ्रीक्वेंसी वेरी करी है। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करने से क्या होगा? आपका पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसको 2 मान लेते हैं और इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो 2 है वो 1 से बड़ी रहने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। आप 2 का देखेंगे तो उसको ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा रोकने के लिए एज कम्पेयर टू 1, है ना। और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ देखें इसमें, काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस इंटेंसिटी, तो वो कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंटेंसिटी का, काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। अब सुनिए क्या चीज़ थी, अब मैं आपको इसको नटशेल में बताता हूँ, और इसको हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से जोड़ेंगे। मान लीजिए आपका कैथोड यही था, मान लो ये आपका कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल है, मेटल सरफेस। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को तुम्हें बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपने कुछ एनर्जी दी, आपने कुछ इंसिडेंट एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ली, वो सरफेस पे बैठ गए। अगर, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मिनिमम इतना चाहिए तो मैं सरफेस पे बैठूंगा, इससे ज्यादा दोगे तो फिर मैं यहां से भाग जाऊंगा विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम यही करते आ रहे थे, तो हम कैथोड पे फोटोन डालते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे थे और करंट फ्लो करती जा रही थी। यही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था। तो यहां पे भी वही चीज हुई। अब यहां पे हमने क्या किया, आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी कि साहब ऐसी सिचुएशन है तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उनने क्या बोला कि आप एनर्जी जो इंसिडेंट करा रहे हो, एनर्जी इंसिडेंट, दैट शुड बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एनर्जी दी कुछ, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से ये जो एनर्जी रहेगी ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको वो लेके उड़ जाएगा, और अगर नहीं भी मिली उस उतनी ही मिली तो सरफेस पे आके बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट। ये होता है वर्क फंक्शन, ये नाम से मत कंफ्यूज हुई, ये भी एनर्जी ही है, लेकिन मिनिमम एनर्जी, और बाकी बची आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी के रूप बदलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
जिसमें इलेक्ट्रॉन कम्स टू सरफेस, किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ज्यादा देनी है, ज्यादा दे दीजिए, आपकी मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखवाया था अभी, ईवी नॉट होता है, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे H इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट लिख सकते हैं हम चाहें तो, है ना, वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल। अब आप इसमें देखिए आप कर क्या सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी और इसमें रिलेशन पूछ लिया जाए, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई का डिवाइड कर दिया और इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, वी नॉट हो गया। ना आप देख सकते हैं अगर मैं v और v नॉट में अगर रिलेशन देखूं तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या माइनस सी टाइप्स आ रहा है, जिसमें ये तो कांस्टेंट है भाई, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा, हर मेटल का अलग अलग रहता है, ठीक है। अब x तो आपका v हो जाएगा और h बाई ई आपका स्लोप हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया आपका h बाय ई, ठीक है। इसमें देखो ये h भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब ये हर मेटल के लिए अलग रहेगा। तो आप देखिए ये जो ग्राफ मैंने बनाया था ना, इसमें अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 मार्क करता हूँ, मेटल अलग अलग हो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के एंगल सेम रहने वाले। समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एंगल रहेंगे ना, दोनों थीटा 1 और थीटा 2 वो क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं, करेक्ट। अब इसके बारे में और मैं अगर बात करूं अगर, ठीक है, हाँ, तो अगर और हम बात करें इसमें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑब्वियसली। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन भी आ रही थी और आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो देखिए आपका जो सी है वो नीचे आके आपका रुकेगा, ऐसे है ना, यहाँ पे आके आपका रुकेगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव ही है, तो डायरेक्टली आप वो भी पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो इससे पता क्या चला भाई कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे डेटाज भी दिए हुए हैं, जैसे सीशियम का जो लोएस्ट होता है 5, ठीक है, आप डेटा देख लीजिए, सीशियम सीशियम का लोएस्ट होता है क्या, वर्क फंक्शन कितना, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ 1.9 भी दिया किसी बुक्स में, लेकिन कुल मिला के समझो कि वो सबसे कम ही होता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने अच्छी खासी इक्वेशन दे दी थी हमें, तो इस इक्वेशन से अब आपको समझना क्या है मैं आपको बताता हूं कि आपने जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखी एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क फंक्शन तो आपको दिया ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कितनी एनर्जी है वो भी आपको दी जाएगी। आपको जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को आप कभी ईवी नॉट भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को आपको ईवी नॉट भी लिखना है कब, जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाए, पोटेंशियल दिया जाए, पोटेंशियल इज गिवन, राइट। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा नहीं साहब हमें तो वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस आप क्या लिख लोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज आस्क्ड। तो ये बहुत ध्यान रखना क्या पूछा गया, तो अगर वेलोसिटी पूछी गई है तो आपको यहां पे ये काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज आ रही होगी पीछे से, एक्चुअली शादी वादी चल रही है सबकी, तो ये है ना, तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आएगी, है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमने ये बात करी और आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो m आपका tan थीटा भी हो जाएगा, tan थीटा आप क्या लिख सकते हो, h बाय ई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ये देखिए कि आपको सारे का सारा जो डेटा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करना है, जूल्स वूल्स में करने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे आप, ठीक है। एक चीज और होती है n, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो होता है, ठीक है, वो फोटो करंट पे कैसे डिपेंड करता है, ये भी कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है, फोटो करंट, है ना। और यहां पे एक डी भी आता है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। ये क्या होता है जरा समझिए। तो पहले हम रिलेशन अगर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब आपका जो मटेरियल है उससे आपने सोर्स एक डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है D1,
और एक सोर्स आपने S2 जो रखा है वो D2 पे रखा हुआ है, अलग डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा किस में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन भाई? जिसमें डिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना? तो ये भी एक पैरामीटर है। तो अगर आपको डिस्टेंस के बारे में जान बोल दिया जाए कि डिस्टेंस दिया है, नंबर बताओ कि इलेक्ट्रॉन का पर सेकेंड कितना होगा, उतना ही ज़्यादा करंट भी बाहर हो जाएगी, तो वो एक रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको ये एक रिलेशन याद रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? अब इस पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उनने ये सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो उनने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी कि साहब जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो क्या नेचर शो कर रहा है, वो आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, ठीक है? अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, एक डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट, उनने दो साइंटिस्ट थे बेसिकली। उनने क्या किया, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उनने प्रूव कर दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है? लेकिन फिर बाद में कॉम्पटन नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने वापस से एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बोला कि नहीं वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा नेचर शो कर रहा है, ठीक है? बट सबने अपने अपनी प्रॉमिसिंग थ्योरीज दी हुई हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन आप ये समझिए कि अभी तक जो इसमें डुअल नेचर में अभी तक जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन शोज पार्टिकल नेचर, ठीक है? तो आज हम यहीं तक ही अपना वीडियो रखेंगे, फिर नेक्स्ट में मैं डेवी से जर्मन एक्सपेरिमेंट और कॉम्पटन इफेक्ट छोटा सा टॉपिक बना के आपको डालूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। जो भी था वो यहीं तक इंपॉर्टेंट था, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।